जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कूलम लॉ। कूलम लॉ, इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ भी कहते हैं, कूलम लॉ भी कहते हैं। कूलम ने किया क्या था, याद रखें। कूलम लॉ हमेशा एक तो पॉइंट चार्जेस पे अप्लाई होता है। पॉइंट चार्ज क्या था, मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन कर दिया था कि पॉइंट चार्ज उन दो चार्जेस को पॉइंट चार्जेस कहते हैं कि अगर उनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा हो उनके साइजेस से भी, कि दो चार्जेस के बिटवीन अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो उनके साइजेस से, तो उन्हें हम नाम क्या दे रहे होते हैं, उन्हें हम पॉइंट चार्ज का नाम दे रहे होते हैं। तो कूलम लॉ, मैंने कहा कि कूलम लॉ हमेशा जो है ये पॉइंट चार्ज पर अप्लाई होता है और या स्टैटिक चार्जेस पे अप्लाई होता है। पॉइंट चार्ज और स्टैटिक चार्जेस पे अप्लाई होता है। कूलम लॉ ने क्या किया था कि देखिए, दो दो चार्जेस हों, चाहे वो सेम चार्जेस हों चाहे वो अपोजिट चार्जेस हों। सेम चार्जेस यानी पॉजिटिव पॉजिटिव, ऑपोजिट यानी एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। तो सेम चार्जेस जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी रिपल्शन फोर्स उनके बिटवीन अप्लाई होती है। और जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो उनके बिटवीन कौन सी फोर्स अपीयर होती है, उनके बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स होती है। तो कूलम लॉ ने इसी फोर्स को मेजर किया था, यानी दो चार्जेस के बिटवीन जो अट्रैक्शन फोर्स होती है या रिपल्शन फोर्स होती है। तो कुल चार्ल्स ऑगस्टन कूलम था, इसने 1784 में, जो कि फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर था, इसने दो पॉइंट चार्जेस के बिटवीन इलेक्ट्रिकल फोर्स को मेजर किया था। इसे इलेक्ट्रिकल फोर्स भी कहते हैं, कूलम फोर्स भी कहते हैं, या म्यूचुअल फोर्स भी कहते हैं। माइंड में रखिएगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स, कूलम फोर्स या म्यूचुअल फोर्स। म्यूचुअल का मतलब होता है बाहमी। बाहमी मीन कि दोनों चार्जेस जो है एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं। Q1 एक चार्ज को नाम दे लें, एक को Q2 नाम दे लें। Q1 Q2 पे लगाएगा या Q2 Q1 पे लगाएगा। इस वजह से इसे म्यूचुअल फोर्स का नाम भी दिया जाता है। तो मैंने कहा कि कूलम ने, चार्ल्स ऑक्सटन कूलम ने 1784 में दो इलेक्ट्रिकल पॉइंट चार्जेस के बिटवीन फोर्स को मेजर किया था। क्लियर हो गया। और ये एक इंपेरिकल लॉ है। इंपेरिकल लॉज वो लॉज होते हैं जो एक्सपेरिमेंट से डिड्यूस किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट से अखज किए जाते हैं। यानी एक्सपेरिमेंट से ये चीज प्रूव्ड होती है कि दो चार्जेस एक दूसरे पर क्या लगाते हैं, एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं। तो कूलम लॉ एक इंपेरिकल लॉ है। ओके हो गया। कूलम लॉ की लिमिटेशंस क्या होती है, मैंने आपको बताया कि कूलम लॉ हमेशा स्टैटिक चार्जेस पे अप्लाई होता है। ये देखिए, दिस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल टू स्टैटिक चार्जेस। और दूसरा कि दिस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल टू पॉइंट चार्जेस, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस पे अप्लाई होता है। पॉइंट चार्ज को मैं पहले ही मैंने स्टार्टिंग में डिफाइन करवा दिया है। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो कूलम लॉ है ये उस वक्त अप्लाई होगा कि जब कूलम फोर्स ग्रेटर देन हो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट ना करे कूलम फोर्स पर। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहां पर एग्जिस्ट करती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होती है ये इनसाइड द न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जिसने बाइंड करके रखा होता है, उसी को हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जिसका इफेक्ट ओनली विद इन द न्यूक्लियाई होता है, यानी इनसाइड द न्यूक्लियाई होता है। न्यूक्लियाई से बाहर जो होता है ये फोर्स, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है ये लेस देन होनी चाहिए कूलम फोर्स, या कूलम फोर्स ग्रेटर देन होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से। तो आपका पेपर में ये जो क्वेश्चन आता है कूलम लॉ, ये कुछ इस तरह का आता है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम लॉ। स्टेट एंड एक्सप्लेन, स्टेट का मतलब होता है कि आपने स्टेटमेंट लिखनी होती है। अब इसकी स्टेटमेंट क्या है, तो स्टेटमेंट बताने से पहले मैं इसकी फिगर थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूं, देन आपको स्टेटमेंट बेहतर आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो फिगर में देखें, एक्सप्लेनेशन मैं पहले बता रहा हूं, देन मैं स्टेटमेंट पे आऊंगा। कि अब दो पॉइंट चार्जेस कंसीडर करें, एक Q1 है एक Q2 है, दोनों को सेपरेट किया गया है एक डिस्टेंस R के थ्रू। ये देखें, एक चार्ज Q1 हो गया, एक चार्ज Q2 हो गया, और दोनों को डिस्टेंस R के थ्रू सेपरेट किया गया। अब यहाँ पे दोनों चार्जेस को देखें तो दोनों सेम चार्जेस हैं, एक भी पॉजिटिव चार्ज है दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये चार्ज उस पे फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा। देखिए फोर्स आउटवर्ड है, इनवर्ड नहीं है। ये भी आउटवर्ड है, ये भी आउटवर्ड है। तो इट मींस ये रिपल्शन फोर्स है। और अगर अपोजिट चार्जेस होंगे, अनलाइक चार्जेस होंगे, देखिए यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, इट मींस ये अनलाइक चार्जेस हैं, अपोजिट चार्जेस हैं। तो यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स लग रही है जो कि इनवर्ड है। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनवर्ड फोर्स है, यहाँ पर क्या है, आउटवर्ड फोर्स है, जो कि ऑपोजिट चार्जेस जो सेम चार्जेस यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई करें, रिपल्शन फोर्स और ये अट्रैक्शन फोर्स, इसी फोर्स को ही तो कूलम ने मेजर किया था। तो अब ये देखिए, ये जो फोर्स होती है ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दोनों चार्जेस जो हैं उनकी मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। ये फोर्स, कूलम फोर्स या इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और ये फोर्स जो उनके बिटवीन डिस्टेंस है उसके स्केयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। माइंड में रखिए,
मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको इक्वेशन 1 का नेम दिया, इसको इक्वेशन 2 का नेम दिया। अगर हम दोनों को कंबाइन करें, मर्ज करें, तो देखिए हम इस तरह इसको कंबाइन फॉर्म में लिख सकते हैं, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर प्रोपोर्शनैलिटी को मैं रिमूव करूं तो मुझे एक कांस्टेंट अपीयर करवाना होगा, और वो कांस्टेंट को मैंने नाम क्या दे दिया, K का। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट माइंड में रखिएगा, अगर फोर्स स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, तो उसे हम कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, कि ये फोर्स जो है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। कोई भी फोर्स हो, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे इलेक्ट्रिकल फोर्स हो, ये दोनों फोर्सेज जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्सेज, ये हमेशा इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती हैं। तो अब आ जाए जी स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट है क्या? स्टेटमेंट यही है कि ये फोर्स जो है, इलेक्ट्रिकल फोर्स या कूलम फोर्स जो होती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस की। ये देखें, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, चाहे अट्रैक्शन फोर्स हो चाहे रिपल्शन फोर्स हो, बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, ये लाजमी लिखना है पॉइंट चार्जेस। अगर आप लिखेंगे ना टू चार्जेस तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कूलम लॉ तो अप्लाई पॉइंट पे होता है, पॉइंट चार्जेस पे। Between 2 point charges is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between them. तो देखें स्टेटमेंट, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ चुकी होगी। एक्सप्लेनेशन में पहले ही यहाँ पर बता चुका हूँ, 2 पॉइंट चार्जेस किस तरह यहाँ पर सेम चार्जेस हैं, यहाँ पर ऑपोजिट चार्जेस हैं, दोनों एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। एक दफा आउटवर्ड फोर्स है, एक दफा यहाँ पर इनवर्ड फोर्स है। क्लियर? तो मैथमेटिकल पॉइंट्स यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर ये जरा ये देखिएगा, प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव किया तो हमने कांस्टेंट अपीयर करवाया है, जिसको हमने के का नाम दिया। इसको हम कूलम कांस्टेंट कहते हैं या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं। ये देखें, कूलम कांस्टेंट इसे हम कहते हैं। अब ये कूलम कांस्टेंट जो है ना, इसकी जो वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है। इसकी डिपेंडेंस 2 पैरामीटर पर है। ये देखें, अब हम देखते हैं कि किन 2 फैक्टर्स पर इनकी डिपेंडेंस है कूलम कांस्टेंट की। पहला, एक तो सिस्टम ऑफ यूनिट अगर आप चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। सिस्टम ऑफ यूनिट का क्या मतलब है? एसआई सिस्टम में इसकी और वैल्यू होगी, सीजीएस सिस्टम में इसकी और वैल्यू होगी, एफपीएस सिस्टम में इसकी और वैल्यू होगी, एमकेएस सिस्टम में इसकी और वैल्यू होगी। तो इट मीन सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करने से कूलम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। और सेकेंड इसकी मीडियम पर डिपेंडेंस होती है कि 2 चार्ज जो है वो किस जगह पे पड़े हुए हैं। मतलब अगर एयर होगी तो उसकी वैल्यू और होगी, वैक्यूम होगी तो इसकी वैल्यू और होगी। इस तरह कोई अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? और होगी। डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा तो और होगी, अगर एयर होगा तो और होगी, वैक्यूम होगा तो और होगी। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे कि कूलम कांस्टेंट जो है इसकी डिपेंडेंस जो होती है वो 2 फैक्टर पर होती है, इन पर। अच्छा, अब कूलम कांस्टेंट जो है अगर यहाँ पर वैक्यूम को हो तो फिर क्या होगा, और अगर मीडियम को तो फिर क्या होगा? अब हम इन बातों को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, कूलम कांस्टेंट इन वैक्यूम एंड कूलम कांस्टेंट इन मीडियम। सबसे पहले हम वैक्यूम को देखते हैं। वैक्यूम या एयर, इन दोनों को फ्री स्पेस का नाम दिया जाता है। माइंड में रखिएगा, कलेक्टिवली इनको फ्री स्पेस कहते होते हैं, कि वैक्यूम और एयर, इन दोनों के लिए हम फ्री स्पेस का नाम है। फ्री स्पेस जब भी नाम आएगा आपके माइंड में फौरन ये बात जानी चाहिए कि इट मींस या एयर की बात हो रही है या वैक्यूम की बात हो रही है। तो वैक्यूम और एयर या फ्री स्पेस के केस में कूलम कांस्टेंट ये जो के है, अब ये नीचे इसके सबस्क्रिप्ट में देखे तो हमने VAC मेंशन कर दिया, इट मींस वैक्यूम। कि कूलम कांस्टेंट वैक्यूम का जो होता है वो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को नाम क्या दिया जाता है? वैक्यूम परमिटिविटी। वैक्यूम परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट एक ग्रीक लेटर है जिसको हम किस तरह प्रोनाउंस करते होते हैं, इसे हम कहते होते हैं वैक्यूम परमिटिविटी या एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी कहते हैं। माइंड में रखिएगा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। मैं इसको डिफाइन करता हूँ, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है। इसकी वैल्यू इतनी होती है, देखिए जी, 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10, ये वहां पर मल्टीप्लाई होना है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12, और ये यूनिट साथ इसका लिखा गया है। यूनिट कैसे निकालते हैं देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फोर्स है, यहाँ पर के है। आप के को एक साइड पे करें और बाकी पैरामीटर इधर शिफ्ट करें। इट मींस ये Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, इसको इधर शिफ्ट करें। देखिए R स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर F के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो FR स्क्वायर बनेगा। Q1 Q2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो यहाँ पर सिर्फ K बच जाएगा। अब K की जगह पर ये वैल्यू पुट करें, ये वाली 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू पुट करें। तो यहां से आप एप्सिलॉन नॉट को एक साइड पे करके बाकी आप सारे फोर्स का यूनिट न्यूटन हो जाएगा, आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर हो जाएगा, चार्ज का कूलम है और ये भी कूलम 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 स्क्वायर, तो यहाँ पर कूलम स्क्वायर। इस तरह आप एप्सिलॉन नॉट का जब यूनिट देखेंगे तो वो ये वाला आएगा। तो मैं बात कर रहा था कि एप्सिलॉन नॉट को हम वैक्यूम परमिटिविटी या एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहते हैं। और परमिटिविटी इटसेल्फ है क्या? अब हम परमिटिविटी को देखते हैं। याद रखिए, परमिटिविटी जो होती है ये इलेक्ट्रिसिटी में एक टर्म परमिटिविटी है, और अगर मैं मैग्नेटिज्म में बात करूं तो वहां पर टर्म परमेबिलिटी होती है। इलेक्ट्रिसिटी के पोर्शन में परमिटिविटी टर्म है
और मैग्नेटिज्म के पोर्शन में टर्म क्या होती है, परमेबिलिटी टर्म होती है, माइंड में रखें। अब ये परमिटिविटी और परमेबिलिटी है क्या, अब हम इस बात को देखते हैं। तो परमिटिविटी जो है, याद रखिए परमिटिविटी हम कहते होते हैं कि परमिटिविटी वर्ड परमिशन से निकला हुआ है, परमिशन, परमिशन अलाउड बाय द मटेरियल, यानी एक मटेरियल जो है ये परमिशन देता है, एक मटेरियल परमिशन देता है कि उसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर सकती हैं, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती हैं, उसे हम परमिटिविटी कहते हैं। और परमेबिलिटी क्या होती है, परमेबिलिटी का मतलब होता है कि एक मटेरियल ये परमिशन देता है कि उससे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करती हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी तो देन वो टर्म परमेबिलिटी कहलाएगी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी तो वो टर्म क्या कहलाएगी, वो परमिटिविटी कहलाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों टर्म्स जो है ये क्लियर हो चुकी होगी कि परमिटिविटी क्या है और परमेबिलिटी क्या है। परमिटिविटी टर्म जो है ये इलेक्ट्रिसिटी में आती है और परमेबिलिटी मैग्नेटिज्म में आती है। तो देखिए हम बात कर रहे थे कि कूलम कांस्टेंट जो है, अगर वो वैक्यूम में चार्जेस पड़े होंगे तो कूलम कांस्टेंट की ये वाली वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम एप्सिलॉन नॉट की ये वैल्यू पुट करते हैं 8.85, ये वाली, यहाँ पर देखें 4 और पाई की जगह ये 3.14 और एप्सिलॉन नॉट की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट की। तो इसको हमने जब कैलकुलेट किया तो कूलम कांस्टेंट वैक्यूम की जो वैल्यू आई है वो इतनी आई है 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁹9। माइंड में रखिएगा आपके न्यूमेरिकल्स में ये वैल्यू यूज होगी, के की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁹9। अब देखिए कूलम कांस्टेंट को हम मीडियम में देखते हैं कि कूलम कांस्टेंट मीडियम, मीडियम का क्या मतलब है कि अगर दोनों चार्जेस जो हैं ये दोनों चार्जेस किसी मीडियम में पड़े हो। मीडियम का मतलब होता है कि कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है कि कोई इंसुलेटिंग मीडियम हो, इंसुलेटिंग मीडियम में अगर ये दोनों चार्जेस पड़े होंगे तो उसे हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम कहते हैं। और यहाँ पर देखें मीडियम की बात करेंगे तो इसमें ये यहाँ एक टर्म आ जाएगी एप्सिलॉन आर, एक टर्म आ जाएगी एप्सिलॉन आर। जो टर्म है एप्सिलॉन आर से आपने जस्ट डिवाइड करना है, इस वही फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको आपने एप्सिलॉन आर से डिवाइड जस्ट करना है। तो ये कूलम कांस्टेंट जो है ये मीडियम का आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ एप्सिलॉन आर रिप्रेजेंट कर रहा है। एप्सिलॉन आर का मतलब क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। क्लियर, ये एक नंबर होता है जो जस्ट मल्टीप्लाई हो रहा होता है। क्लियर, रिलेटिव परमिटिविटी। और इंसुलेटर के लिए इसकी वैल्यू देख लें ग्रेटर देन 1 होती है, मेटल्स के केस में इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होगी। क्लियर, इस तरह एयर या वैक्यूम की बात करें तो इसकी वैल्यू एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1.0006 होगी, 1.0006, जिसे अप्रोक्सीमेटली 1 ही कंसिडर किया जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि वैक्यूम और एयर दोनों की वो सेम ही ऑलमोस्ट होती है। अब ये देखिए ये मीडियम के लिए इस के की वैल्यू ये बनी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और वैक्यूम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया। तो अब ये देखिए क्योंकि एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन 1 है, एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन 1 है, तो के की वैल्यू यहाँ पर लेस देन होगी। किस तरह लेस देन होगी, यहाँ पर ये देखिएगा जरा कि क्योंकि एप्सिलॉन आर जो है इसका ये ग्रेटर इफेक्ट है, अगर ये ग्रेटर है तो ये उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है के, तो ये के क्या होगा, स्मॉलर होगा। क्लियर हो गया। तो ये देख लें, इसी वजह से हम यहाँ पर कह रहे हैं कि के जो है ये लेस देन 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁹9 से। तो यहाँ पर एक दफा कूलम कांस्टेंट को हमने वैक्यूम में डील किया है, एक दफा हमने मीडियम में डील किया है। ये अभी जस्ट हमने कूलम कांस्टेंट को किया। अब देखिए अगर कूलम कांस्टेंट मैं यहाँ पर ये वैक्यूम वाला ये पुट करूं तो फोर्स भी वैक्यूम वाली बन जाएगी। और अगर कूलम कांस्टेंट जो है, अगर कूलम कांस्टेंट मैं ये मीडियम वाला यहाँ पर पुट करूं तो फिर फोर्स भी क्या किसकी बन जाएगी, मीडियम की। तो इट मींस यहाँ पर फोर्स जो है वो भी चेंज होगी, एक दफा वैक्यूम की बनेगी और एक दफा मीडियम की बनेगी। तो अब हम इनको देखते हैं कि फोर्स वैक्यूम की कब बनती है और मीडियम की कब बनती है। तो जरा ये देखिएगा नेक्स्ट जो है, अब हम इस पॉइंट पे मूव करते हैं कि वैक्यूम की कब होगी और मीडियम की कब होगी। अभी तक हमने जस्ट कूलम कांस्टेंट को डील किया है। अब जरा ये देखिएगा यहाँ पर अब हम कूलम फोर्स इन वैक्यूम और कूलम फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम। वैक्यूम का मतलब है कि फ्री स्पेस, और फ्री स्पेस में पहले टर्म डिफाइन करवा चुका हूं कि फ्री स्पेस में दोनों चीजें आती हैं, एयर भी आती है और वैक्यूम भी आती है। यहाँ पर देखिएगा हमारे पास चूंकि ये फोर्स वैक्यूम, अब ये सबस्क्रिप्ट में वर्ड वैक्यूम लग गया और के साथ भी वैक्यूम, इट मींस आप जो कूलम कांस्टेंट अप्लाई कर रहे हैं, कूलम कांस्टेंट जो है वो भी क्या है, वो वैक्यूम वाला है। तो Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और कूलम कांस्टेंट की जो वैल्यू है आपको पता है, कूलम कांस्टेंट की वैल्यू ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये वाली। तो आप यहाँ पर वैल्यू ये कूलम कांस्टेंट की यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो देखिए फार्मूला हमारे पास क्या बन गया कि वैक्यूम में जो फोर्स होती है कूलम कांस्टेंट की वैल्यू पुट की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये टर्म एज इट इज आई Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास ये फार्मूला है ये मैग्नीट्यूड फॉर्म आई है। अब अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये वेक्टर फॉर्म में, ये देखें ये वेक्टर फॉर्म में आपने फोर्स के ऊपर लाजमी यहाँ पर एक वेक्टर बनाना है ताकि पता चले कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होती है। और डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। तो हमने ये यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर लगाया है, और यूनिट वेक्टर जो बता रहा है कि उसकी वेक्टर फॉर्म है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है।
तो ये देखें, ये कूलम फोर्स वैक्यूम की दिखाई है। अब हम कूलम फोर्स मीडियम की बात करते हैं। अब मीडियम में देखें तो हमने फोर्स के साथ ये वर्ड मीडियम लगा दिया, सबस्क्रिप्ट में मीडियम लिखा है, यहाँ पे वैक्यूम था, यहाँ पर मीडियम। तो यहाँ पर ये देखिए कूलम कांस्टेंट भी मीडियम का यूज कर रहे हैं, उस वक्त वैक्यूम के यूज कर रहे थे। तो मीडियम में कूलम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, ये वाली, जस्ट एप्सिलॉन आर अटैच होता है, ये वाला एप्सिलॉन आर अटैच हो जाता है उसी के साथ। तो अब हम ये वाली पुट करते हैं कूलम कांस्टेंट की वैल्यू मीडियम वाली। ये जब मीडियम वाली हमने यहाँ पर पुट की तो देखिए हमारे पास फार्मूला क्या बना कि मीडियम की जो फोर्स है वो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और 1/Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये हमारे पास मीडियम वाली फोर्स बन गई। अब ये इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म आई है। अब अगर इसको हमने वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो वेक्टर में आपने इसके ऊपर यहाँ पर एक तो एरो डालना है, क्लियर, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, और यूनिट वेक्टर साथ रिप्रेजेंट करवाना है। यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन को बता रहा होगा। तो ये देखिए आपने कूलम फोर्स देखी कि जब आपने कूलम कांस्टेंट वैक्यूम वाला यूज किया तो कूलम फोर्स वैक्यूम वाली बन गई, और जब कूलम कांस्टेंट मीडियम वाला यूज किया तो कूलम फोर्स भी मीडियम वाली बन गई। अब हम ये यहाँ पर देखते हैं कि कौन सी फोर्स ग्रेटर है, मीडियम वाली फोर्स ग्रेटर है या वैक्यूम वाली फोर्स ग्रेटर है। अब हम इस चीज को देखते हैं। इस चीज को ये जरा देखिएगा, इफेक्ट ऑफ मीडियम, कि मीडियम का क्या इफेक्ट होता है, कि आया कि फोर्स डिक्रीज हो जाती है इंक्रीज करती है। तो जरा ये देखिएगा कि ये जो कूलम, ये जो मीडियम फोर्स है, मीडियम वाली फोर्स, उसमें ये देखें एप्सिलॉन आर बता रहा है कि ये मीडियम वाली है। एप्सिलॉन आर नहीं होगा तो फिर ये वैक्यूम वाली होगी। अब 1/एप्सिलॉन आर इस टर्म को आपने बाहर निकाली और बाकी टर्म को पैरेंथेसिस में इनक्लोज कर दिया। अब ये जो पैरेंथेसिस वाली टर्म है जो इनक्लोज यहाँ पर ये वाली की गई है, ये वैक्यूम की फोर्स है, क्लियर। ये देखें ये वाली, ये वैक्यूम की फोर्स है, इसको आपने वैक्यूम फोर्स कर दिया और डिनोमिनेटर में ये एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी आ गई। इट मींस क्योंकि ये रिलेटिव परमिटिविटी जो है ये तो ग्रेटर देन 1 है, अगर ये फैक्टर ग्रेटर देन 1 ये ग्रेटर है तो फिर ये फोर्स क्या होगी, ये स्मॉलर होगी। तो वैसे भी वो फोर्स, उस फोर्स के ऊपर ये चीज डिवाइड हो रही है, तो नेट रिजल्ट जो होगा वो ओवरऑल वो कम ही होगा। तो मीडियम की फोर्स लेस देन होती है वैक्यूम की फोर्स से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज माइंड में रखिएगा कि मीडियम की जो फोर्स होती है वो हमेशा क्या होती है, वो लेस देन होती है वैक्यूम की फोर्स से। यहाँ पर क्वेश्चन में देख लें, एप्सिलॉन आर जो है ये परमिटिविटी इज नॉट परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ये कोई डाइलेक्ट्रिक की परमिटिविटी नहीं होती। डाइलेक्ट्रिक मैंने कहा कोई इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, कोई इंसुलेटिंग मीडियम होता है। मैंने पहले भी बताया था कि एप्सिलॉन आर एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है। ये देखिए ये एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, एप्सिलॉन आर एब्सोल्यूट परमिटिविटी के साथ मल्टीप्लाई होता है, या इसे वैक्यूम की परमेबिलिटी कहते हैं, या एब्सोल्यूट परमिटिविटी, परमेबिलिटी नहीं परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और ये एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर रिलेटिव परमिटिविटी। तो देन मीडियम की परमिटिविटी डिफाइन होती है। ओके हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक भी बात क्लियर हो चुकी होगी कि कौन सी फोर्स डिक्रीज होती है, मीडियम की फोर्स डिक्रीज होती है, लेस देन होती है किससे, वैक्यूम की फोर्स से। अच्छा, अब लास्ट पे बस ये टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। अब इसमें हम देखते हैं कि कूलम लॉ में न्यूटन थर्ड लॉ होल्ड करता है, एग्जिस्ट करता है, कि न्यूटन थर्ड लॉ इज कंसिस्टेंट विद द कूलम लॉ। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता होता है कि प्रूव दैट न्यूटन थर्ड लॉ इज कंसिस्टेंट विद द कूलम लॉ। तो न्यूटन थर्ड लॉ पहले हम देखते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है। देखिए न्यूटन थर्ड लॉ में एक एक्शन फोर्स होती है, एक रिएक्शन फोर्स होती है। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, और दोनों एक्शन और रिएक्शन फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल होती हैं, लेकिन डायरेक्शन में क्या होती हैं, ऑपोजिट होती हैं। तो हम ये कहते हैं कि बोथ फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो अब हम यही बात कूलम लॉ में भी देखते हैं कि क्या न्यूटन थर्ड लॉ प्रूव होता है कि नहीं होता। तो अब यहाँ पर जरा ये फिगर में देखें, इस फिगर को देखें। इस फिगर में 2 पॉइंट चार्जेस लिए गए हैं, एक Q1 है एक Q2 है, क्लियर हो गया। एक Q1 Q2 दोनों को सेपरेट किया गया है डिस्टेंस R के थ्रू। अच्छा, यहाँ पर देखें तो Q2 पर फोर्स Q1 लगा रहा है, Q2 पर Q1 फोर्स लगा रहा है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कूलम फोर्स म्यूचुअल फोर्स भी होती है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम म्यूचुअल फोर्स भी कहते हैं, कि दोनों चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। Q1 Q2 पे लगाता है और Q2 Q1 पर फोर्स एक्सर्ट करता है। तो यहाँ पर जरा ये देखिएगा, यहाँ पर मैं इसको और डिटेल में बता देता हूँ। F21 इसमें ये जो पहला लेटर 2 आ रहा है, 2 का मतलब है कि इस चार्ज पर ये फोर्स लगा रहा है, Q1 लगा रहा है, यानी Q2 पर Q1 जो फोर्स लगा रहा है उसे हम F21 कह रहे हैं। और यहाँ पर देखें तो Q1 पर Q2 जो अप्लाई कर रहा है उसे हम F12 कहते हैं। तो Q2 पर Q1 ये फोर्स लगा रहा है। तो F21 क्या है, F21 को आपने ऐसे रीड करना है कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q2, इसके ऊपर फोर्स लग रही है, किसकी वजह से, ड्यू टू चार्ज Q1, इसकी वजह से। और F12 फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। F1 F2 दोनों फोर्सेज जो है ये मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगी, लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट होंगी। एक देखें, एक इधर है और एक इधर है, क्लियर होगा।
अब यहाँ पर देखें F21 आपने वही फार्मूला आपके पास ऑलरेडी आया हुआ है, और यहाँ पर जो फार्मूला हम यूज कर रहे हैं ये हम सिंपल अप्लाई कर रहे हैं, वैक्यूम वाला यानी फ्री स्पेस वाला अप्लाई कर रहे हैं। देखिए इसमें एप्सिलॉन आर नहीं है, यहाँ पे 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट है, इट मींस ये वैक्यूम या फ्री स्पेस की है। तो ये वेक्टर फॉर्म में जब लिखा है तो यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर ये आपको पता है, यहाँ पर हमने लास्ट को पीछे यूनिट वेक्टर फॉर्म में मैंने शो करवाया है। तो आर यूनिट वेक्टर लिखते थे, अब चूंकि F21 मीन Q2 पर Q1 अप्लाई कर रहा है, तो वही यूनिट वेक्टर उसका भी आ जाएगा R2 R1, ये उसका यूनिट वेक्टर है ये वाला, कि Q2 पर जो फोर्स लगा रहा है तो यूनिट वेक्टर ये वाला है R21, तो ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब हम F12 की चार्ज Q1 पर Q2 जो फोर्स अप्लाई कर रहा है तो उसका यूनिट वेक्टर ये वाला है R12, ये वाला, ये R12 हमने यहाँ पर ये मेंशन कर दिया। अब हम यूनिट वेक्टर की थोड़ी बात कर देते हैं। R21 क्या है कि R21 यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2, डायरेक्टेड मीन डायरेक्शन, कि फ्रॉम Q1 टू Q2 यानी Q1 से Q2 की तरफ इसकी इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है, ये देख लें R21 की उधर ही है। और अगर हम बात करें दूसरे की R12 की, तो उसकी डायरेक्शन Q2 से Q1 की तरफ है, ये देखें Q2 से Q1 की तरफ, ये R12 है। क्लियर हो गया? अच्छा, ये दोनों यूनिट वेक्टर हैं, ये भी मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है। ये नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि ये डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। मैग्नीट्यूड में ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो R21 है, ये वाला R21, इसकी जगह मैं ये पुट कर सकता हूँ -R12, क्योंकि R21 इक्वल है -R12 के। तो मैं इक्वेशन 1 में R21 की जगह -R1 पुट करता हूँ। तो नेक्स्ट पेज पे देखिएगा, मैं यही करने लगा हूँ कि ये F21 में ये जो यहाँ पे R21 था, R21 की जगह मैंने यहाँ पर क्या पुट कर दिया, R12 पुट कर दिया है। ओके हो गया, -R12, ये माइनस बाहर आ गई, और बाकी टर्म्स जो उसको मैंने ब्रैकेट में इनक्लोज कर लिया, और ये सारी टर्म जो है ये वाली, ये मेरी F12 है। F12 ये देखें ना, ये 1-2 वाले यूनिट वेक्टर बता रहा है ये फोर्स F12 है। तो ये प्रूव हो गया कि दोनों फोर्सेस जो हैं ये मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, लेकिन ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। हो गया? तो यही कि दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में ऑपोजिट, ये तो न्यूटन थर्ड लॉ है। और यही न्यूटन थर्ड लॉ जो है ये यहाँ पर क्या कर रहा है कि कूलम लॉ में होल्ड कर रहा है, कि इट मींस कूलम लॉ इज कंसिस्टेंट विद द न्यूटन थर्ड लॉ, या न्यूटन थर्ड लॉ इज कंसिस्टेंट विद द कूलम लॉ। ओके हो गया? तो देखिए यहाँ पर कुछ वैल्यूज, कुछ मटेरियल्स की बताई गई है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू बताई गई है वैक्यूम के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। मैंने पहले बताया इंसुलेटर की, इसके लिए इंसुलेटर की वैल्यू क्या होती है, इंसुलेटर के केस में उसकी ग्रेटर देन 1 होती है, और मेटल्स के केस में उसकी वैल्यू क्या होती है, वो इन्फिनिटी होती है। और एप्सिलॉन आर फॉर एयर के लिए 1.0006, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अकॉर्डिंग टू योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। एयर के लिए इसकी वैल्यू 1.0006 है, और इसको हम अप्रोक्सीमेटली क्या कहते हैं, 1 कहते हैं, जो कि मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस वजह से हम कहते हैं कि वैक्यूम और एयर की फोर्स दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इस वजह से हम इस दोनों के लिए एक फ्री स्पेस का नाम यूज कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो टॉपिक है, टॉपिक मेरा क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी इसके रिगार्डिंग कोई आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप फौरन क्वेश्चन जो है वो पूछ